गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। आज हम स्टडी करेंगे भारतीय समाजशास्त्र BSOC 132 की। तो इसमें जो टोटल खंड है वो 5 है और उसके अंदर जो इकाइयाँ है वो 12 है। हमारा जो लक्ष्य रहेगा इस क्लास का वो रहेगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनके आने की संभावना अधिक है, उन प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे और अपना जो हमारे स्टडी मटेरियल्स है ये हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि भारतीय समाजशास्त्र के अंदर टोटल जो ये हमारा सब्जेक्ट कोड है BSOC 102, इसमें 5 खंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 2 3 4 एंड 5, और उसके बाद इसमें 12 इकाई है 1 to 12। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा भारत एक बहुलवादी समाज, और इसकी इकाई 1 की हम आज अध्ययन करेंगे भारत में एकता और विविधता के बारे में। इसमें जैसे कि आपको पता है कि भारत के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, भिन्न भिन्न धर्म के मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, और यही विविधता है जो भारत को मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जो है पहचान दिलाती है, मतलब विविधताओं में एकता का सूचक। और भारत में एकता और विविधता जो आज की हमारी इकाई है, इसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा वो क्या रहेगा, उसके बाद इसकी प्रस्तावना क्या क्या है, किस भाग में क्या हम रीड आउट करेंगे, उसके बाद एकता और विविधता की अवधारणा क्या है, इन विविधता का अर्थ क्या है, एकता का अर्थ क्या है, भारत में विविधता के रूप क्या है, और एकता की कड़ी क्या क्या है, और फिर हम सारांश, संदर्भ एंड बहुत प्रश्नों के उत्तर जो भी रहेंगे वो हम यहाँ पर सब पढ़ेंगे। तो जैसे मेरा उद्देश्य क्या रहेगा, ये सब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि इसकी जो संभावना है आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये भारत के अंदर अनंत काल से चला हुआ आ रहा है। क्योंकि भारत आज से विविधता भरा हुआ देश नहीं है, यह बहुत पहले से यहाँ पर बहुत सी विविधताएं पाई जाती थी। तो सबसे पहले हम हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक क्वेश्चन होगा कि ये विविधता क्या है, विविधता का अर्थ क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया हुआ है एकता और विविधता की अवधारणा, यानी कि विविधता शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य होगा। मतलब मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने विविधता शब्द का अर्थ समझ लिया, सरल शब्दों में हम समझाने की उसको कोशिश करेंगे, तो आपके आगे ये जो आज की हमारी इकाई है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। हम बात करते हैं विविधता का अर्थ। तो विविधता का अर्थ अगर हम देखें तो सामान्यतः असमानता होता है, परंतु जो हमारा उद्देश्य है, जिस तरह से हम विविधता शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ असमानता कहना जायज़ नहीं होगा। इसका अर्थ अगर हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए करें तो इसका जो पूरा अर्थ होगा वो होगा सामूहिक असमानता, यानी कि ऐसी असमानता जिससे एक वर्ग के लोगों को दूसरे वर्ग के लोगों से अलग किया जा सके। मतलब कि अगर आप देखोगे तो जैसे एक बगीचा है, बगीचे में गेंदे के फूल लगे हैं, गुलाब के फूल लगे हैं, और भांति-भांति तरह के फूल लगे हुए हैं। हमें अगर कोई बोल दे कि भाई आप वहाँ पर जाइए और उन फूलों को अलग कीजिए, मतलब सभी का कलर अलग होना चाहिए और सभी की जो किस्में हैं, रेसेस है, वो सब अलग होनी चाहिए। तो मैं डेफिनेटली पहले ये चीज़ देखूँगा कि उसने हमें किस मतलब कि अर्थ में कहा है कि हमें उनको अलग करना है। यानी कि अगर वो हमें बोलेगा कि कलर के आधार पर, यानी कि रंग के आधार पर उनको अलग कीजिए, तो मैं पीले कलर के फूलों को अलग रखूँगा, रेड कलर के फूलों को अलग रखूँगा, ऐसे ही तरह से मैं सभी फूलों को अलग अलग कर दूँगा। अगर मेरे को बोला जाएगा कि
फूलों के प्रकार से अलग कीजिए। अब जैसे कि आपने देखा है गुलाब के भी काफ़ी प्रकार होते हैं, गुलाब जैसे लाल रंग का गुलाब भी होता है और अन्य फूल भी लाल रंग के रहते हैं। तो अगर वहाँ पर मेरे को बोला जाएगा कि फूलों के किस्मों के आधार पर अलग कीजिए, तो मैं वहाँ पर लाल रंग नहीं देखूँगा, मैं वहाँ पे क्या देखूँगा, उनकी किस्म देखूँगा। ये एक आधार होता है कि हमने उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया है। तो जैसे कि आप भारत में देखते हैं कि यहाँ पर धार्मिक, भाषाई और तरह-तरह की प्रजातीय और जो धर्म है वो भारत में विद्यमान है और उन धर्म को मानने वाले लोग भी भारत में रहते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत विविधतापूर्ण भरा हुआ देश है। इसके बाद हम बात करते हैं विविधता शब्द एक रूपता के प्रतिकूल है। मतलब जैसे कि जो एक रूपता शब्द है वो विविधता का प्रतिकूल है, मतलब बिल्कुल अपोजिट है। जैसे अगर हम बात करते हैं एकरूपता की, तो एकरूपता एक ऐसा शब्द है जो समरूपता की बात करता है। समरूपता यानी कि अगर हम इस शब्द को तोड़े, एक रूपता, एक का मतलब होता है इकाई, यूनिट, यानी कि एक यूनिट की बात यहाँ पर की जा रही है। फॉर्म का मतलब है रूप, यानी कि यहाँ पर सिर्फ हमें एक रूपता का वर्णन करना है, यानी कि चाहे स्कूल में 100 बच्चे हो, चाहे स्कूल में 1000 बच्चे हो, चाहे पुलिस में 1000 पुलिस बल के सदस्य हो या सैन्य बल के सदस्य हो, वो सभी एक प्रकार की यूनिफॉर्म यानी कि वस्त्र धारण करते हैं, तब कहा जाता है कि सभी यूनिफॉर्म में है, यानी कि सभी के सभी एक रूपक है। एक रूपक मतलब एक तरह की ड्रेसें पहने हुए हैं, हम उनको वो ड्रेसों के आधार पर हम उनकी एक रूपता को देख रहे हैं, ना कि अन्य चीज़ों के आधार पर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा आधार क्या है, हमें किस आधार पर कैटेगराइज करना है, वर्गीकरण करना है। सो अगर हम बात करें इसके बाद जो हमारा मैं आशा करता हूँ कि आप सब विविधता का अर्थ समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एकता का अर्थ क्या है। एकता का अर्थ, फिर विविधता का अर्थ आपको सरल शब्दों में मैंने समझा ही दिया है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम मोटे तौर पर बात करते हैं, हम आधार की बात करते हैं कि किस आधार पर हमें वर्गीकरण करना है, विविधताओं को अलग से समझना है, समानताएं दिखानी है। तो जैसे कि एक बच्चा 6 फीट का है, एक बच्चा 3 फीट का है, तो हम उसमें अगर वर्गीकरण करेंगे तो हम बोलेंगे कि दोनों बच्चों में हाइट के अनुसार वर्गीकरण कीजिए, तो विविधता दिखाइए। तो हम क्या करेंगे, 3-3 फीट के बच्चों को सबको अलग कर देंगे और 6 फीट के बच्चों को अलग कर देंगे, तो एक विविधता हो जाएगी। या फिर जैसे भारत में विविध धर्म को मानने वाले लोग, जैसे कि हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, पारसी, ये भी एक मतलब कि धार्मिक आधार हो गया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें भाषाई आधार पर, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग भी हैं, तो उनका किस आधार पर हो गया, वो भाषाई आधार पर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एकता का अर्थ। एकता का अर्थ है एकीकरण, यानी कि एकीकरण करना। जो भी समाज में स्थिति है, जैसे कि भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और अलग अलग रंग के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, सभी का एकीकरण करना। अब सभी का एकीकरण कैसे होगा, वो होगा सामाजिक मनोवैज्ञानिक से। सामाजिक मनोवैज्ञानिक मतलब मनोवैज्ञानिक तरीके से हम उनका कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि समाज में कोई बच्चा नौकरी लगता है तो कुछ बंदों को खुशी होती है, कुछ बंदों को दुख होता है। ये सब क्या है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। और कुछ जैसे कि हम क्या करते हैं कि, और जैसा कि आप देख रहे हो, जिन बंदों को खुशी होगी उसके लिए वो बंदा जो है, ऐसा नहीं है कि अगर वो उस परिवार का नहीं है और दूसरे परिवार के लोगों को भी अगर खुशी हो रही है उसकी नौकरी लगने पर, तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर जाकर के अपनी जो पगार है, सैलरी है, वहाँ पर देगा, ऐसा नहीं है। बट ये क्या है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है, हर आदमी की अलग अलग होती है। तो उनके लिए उनको लगा चलो भाई अच्छा है, नौकरी लग गया, क्षेत्र का नाम हुआ, ऐसे करके मतलब भौगोलिक से भी जोड़ देते हैं, कई अपनी जाति से भी जोड़ देते हैं कि चलो भाई हमारी कास्ट का बच्चा था, नौकरी लग गया, अब हमारी तरफ मतलब थोड़ा जो उसका है झुकाव होगा, वो बच्चों को और थोड़ा गाइड करेगा ताकि बच्चे जाके आगे अच्छा काम करें। ये सब क्या है, एकीकरण की भावनाएं हैं, जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है। और इसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि और ये देखा होगा आपने, ये व्यक्त करता है कि हम एक हैं। और इससे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो
भारत और किसी दूसरे देश का मैच हो रहा है और मान लो 4 अलग-अलग धर्म को मानने वाले, अलग-अलग भाषा बोलने वाले और अलग-अलग जाति के लोग ऑस्ट्रेलिया या किसी अन्य कंट्री में रह रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने देखा कि मैच आ रहा है भारत का। सो वहाँ पर उन चारों की भावनाएँ वो सर्वोपरि हो जाती है राष्ट्र के लिए। वो राष्ट्र की जीतने की कामना करते हैं, वो आशा रखते हैं कि भारत देश हमारा जीते। और जैसे ही देखा उनसे उसको कोई धन की प्राप्ति नहीं होती या उनसे वो उनको जानते हैं, लेकिन शायद जो क्रिकेटर्स हैं वो उनको ना जानते हो। लेकिन जो एक मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है वो उनको एक अपनेपन का भाव दिखाती है कि ये मेरा इंडिया का क्रिकेटर है, ये खेलने वाला जो क्रिकेटर मेरे इंडिया का है और मैं आशा करता हूँ कि हमारी टीम जीते। तो इस प्रकार से ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति को व्यक्त करता है। इसके बाद अगर हम बात करें ये जो हमारे विविधताएं हैं, तो विविधताएं भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। यानी कि जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया है कि भारत में विविधता धर्म के आधार पर भी हो सकती है, भाषाई आधार पर भी हो सकती है, प्रजाति आधार पर भी हो सकती है और जातिगत आधार पर भी हो सकती है। मतलब विभिन्न प्रकार से आप देखोगे तो क्या बोलते हैं उसको, विविधताएं पाई जाती है। लेकिन इसमें कुछ मुख्य विविधताएं हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रजातीय। तो प्रजातीय विविधता की अगर हम बात करें तो प्रजातीय विविधता एक ऐसी विविधता है जो कि भारत के अंदर लोगों की संरचना, यानी कि भारत के अंदर के लोग या भारत के बाहर के लोग या कहीं के भी लोग हो, उनकी जो शारीरिक संरचना है कि उनके बाल कैसे हैं, उनकी नाक का आकार कैसा है, उनका चेहरा कैसा है, उनकी त्वचा का रंग कैसा है, बालों के प्रकार कैसे हैं, मतलब शारीरिक विशेषताएं मौजूद होती है। इसको हम शारीरिक कमियां नहीं कह सकते क्योंकि ये शारीरिक विशेषता है। किसी का नाक चपटा है तो किसी का नाक बड़ा है, ये सब उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पर आधारित होता है। जैसे कि आप देखोगे भारत के अंदर जो लोग हैं उसको 7 प्रजातीय समूहों में बांटा है। ये मतलब कि जो हर्बर्ट रिजले थे उसने बांटा है। तो इसमें कौन कौन थे? तुर्क, ईरानी, भारतीय, आर्य, शक, द्रविड़, आर्य, द्रविड़, मंगोल, द्रविड़, मंगोलाव एवं द्रविड़। फिर इन्होंने क्या किया कि मूल समूहों को ही शामिल किया। जैसे मूल समूह कौन कौन से? भारत के भारतीय, आर्य, मंगोली जो कि नॉर्थ से मतलब रिश्ता रखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें द्रविड़ की, जो कि हमारे दक्षिण भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं और इसी तरह से ये हमारे मतलब प्रजाति विविधता को दर्शाते हैं। और इसमें अगर आप बात करोगे निग्रोटो से पता चल रहा है कि निग्रोटो कहाँ के हो सकते हैं। निग्रोटो बेसिकली जो अफ्रीकन कंटिनेंट है वहाँ के है। फिर ऑस्ट्रेलोइड की बात करें हम तो ऑस्ट्रेलोइड कहाँ के मिलेंगे आपको? ये ऑस्ट्रेलिया के मिलेंगे, इसके नाम में ही है। इसी तरह से अगर भूमध्य सागरीय की बात करें तो ये भूमध्य सागर के लोगों का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। तो आप इसको पढ़कर जा सकते हैं। बाकी मैं जो आपसे करवाऊँगा वो इम्पोर्टेंट करवाऊँगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और सरल भाषा में। भाषाई विविधता की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। जो जीए ग्रीशियन थे, ये जीए ग्रीशियन का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में मोस्टली आता है। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एक तो अगर आपसे विविधता के बारे में पूछा तो उसमें तो ये कंसेप्ट आपका फिट ही हो रहा है। अगर आपसे मान लो अलग से भी पूछ लेगा, ये मतलब विविधता भी पूछ लेगा और जीए ग्रीशियन के बारे में भी पूछ लेगा। तो जीए ग्रीशियन ने पता लगाया कि जो भारत है उसमें 179 भाषाएं और 544 बोलियाँ बोली जाती है। फिर दूसरी ओर 1971 की जनगणना में 1652 भाषाएं रिपोर्ट की गई। मतलब 1971 की जनगणना हुई, फिर उसमें 1652 भाषाएं रिपोर्ट की गई जो मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। आपको इस व्यापक भाषाई विविधता को देखकर आश्चर्य होगा कि हमारे भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं। हम तो कितनी भाषाएं जानते हैं, हमने तो मुश्किल से 20-22 भाषाओं के बारे में ही सुना है। संस्कृत सुना, हिंदी सुना, तमिल सुना, तेलुगु सुना, कन्नड़ सुना, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने इन भाषा को सुना ही नहीं होगा। और इसके बारे में अगर हम बात करें कि जो भारतीय भाषाएं हैं उनका जो प्रावधान है वो कहाँ पर है, वो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची में
पहले 18 भाषाएं थी, अब उसमें 4 भाषाएं और ऐड कर दी, जिससे इनकी संख्या कुल मिलाकर 22 हो गई है। इसके बाद भाषाई विविधता के बाद हम बात करते हैं धार्मिक विविधता। धार्मिक विविधता की अगर हम बात करें तो भारत अनेक धर्मों की भूमि है, यानी कि भारत में बहुत से धर्म हैं और इनके मतों के अनुयायी भी हैं। जैसे कि कुछ हिंदू धर्म को मानते हैं, कुछ मुसलमान धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, कुछ ईसाई धर्म को मानते हैं, सिख धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म, जैन और पारसी सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। और भारत के अंदर सभी धर्म को समान नज़रिए से देखा जाता है। ऐसा हमारे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि इस भारत में सभी धर्म समान हैं। भारत जो है वो पंथ निरपेक्ष देश है, इसका अपना कोई धर्म नहीं है। बाकी सभी यहाँ के नागरिकों को कोई भी धर्म मानने के लिए कोई भी ऐसा मतलब प्रतिबंध नहीं है, वो स्वतंत्र है, वो किसी भी धर्म का अनुयायी बन सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं। ये हमारे क्या हो गए, हमारे धार्मिक जो प्रावधान है वो है। उसके बाद हम बात करते हैं विविधता के बारे में, तो हमने बता ही दिया जैसे कि धार्मिक विविधताओं में भी हिंदू धर्म के जो लोग हैं जब दीपावली होती है तो वो मिठाई बांटते हैं और वो अपने जो मुस्लिम मित्र है, पारसी मित्र है, उन सबको खिलाते हैं, जिससे कि क्या है, एक जो मैंने ऊपर बात की थी मनोवैज्ञानिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थिति की, तो उससे उनके मन में एक अच्छा भाव आता है कि देखो हमें ये अपने त्योहारों में शामिल कर रहे हैं, और जिससे कि मतलब एक परिवार जैसा महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि सभी जो है वो एक ही है। इसके बाद हम बात करते हैं जातिगत विविधता की। जैसा कि आप जानते हैं भारत जातियों का देश है, भारत में बहुत सी जातियाँ हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 3000 से अधिक जातियाँ हैं और सभी जातियों जो है वो पदक्रम की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग ढंग में पाई जाती है। जैसे कि किसी क्षेत्र में कोई जाति पाई जाती है, किसी क्षेत्र में कोई जाति पाई जाती है, और कई कई क्षेत्र ऐसे होते हैं कि जहाँ पर मतलब कि मैक्सिमम जातियाँ पाई जाती है, जो बड़े क्षेत्र होते हैं। जैसा कि आपको पता है पहले जाति शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। पहला तो हो गया वर्ण के आधार पर, दूसरा हो गया जाति के आधार पर। वर्ण के आधार पर ये पहले जो भारतीय हिंदू समाज में इसको 4 भागों में बांटा हुआ था। वर्ण के आधार पर, वर्ण मतलब जो आदमी है उसके 4 वर्ण बना दिए थे। अगर वो शिक्षा का मतलब अगर वो शिक्षा देगा या शिक्षक बनेगा तो वो ब्राह्मण के वर्ण में आएगा। अगर वो रक्षा करेगा अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, तो वो क्षत्रिय वर्ण में जाएगा। अगर वो व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा तो वो वैश्य रहेगा। अगर वो सेवा करेगा, कारीगरी करेगा तो वो शूद्र रहेगा। मतलब ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण के घर में आप पैदा होकर के आप ब्राह्मण कहलाएंगे, नहीं। अगर आपने अपना पेशा क्षत्रिय चुना है, अपना पेशा वैश्य चुना है, अपना पेशा शूद्र का चुना है, तो आप वही हो जाएंगे। मतलब यह जो वर्ण के आधार पर आप जातिगत नहीं थे, मतलब वर्ण के आधार पर आपको आपके काम के आधार से आंका जाता था कि आप क्या हैं, आपका वर्ण कौन सा है। और दूसरा अगर हम बात करें तो परंपरागत रूप से जो आज के टाइम में चल रहा है वो है वंशानुगत, मतलब कि वंश के आधार पर कि आप अगर ब्राह्मण हैं तो आपके पुत्र भी ब्राह्मण होंगे, चाहे वो राष्ट्र की रक्षा करे, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो सेवा करे, कारीगरी करे, या मैकेनिक बने, या कुछ भी करे। लेकिन अगर वो ब्राह्मण घर में पैदा हो तो ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय घर में पैदा हुआ है तो राजपूत रहेगा, अगर वो जैन धर्म में पैदा हुआ तो जैन रहेगा। इस तरह से उनका वंशानुगत चलता है, जो कि आज चल रहा है। फिर एक चीज़ और भी है कि जो विवाह है वो भी मतलब कि जातिगत होने लगे। जैसे कि ब्राह्मण का लड़का और ब्राह्मण की लड़की ही शादी कर सकते हैं, क्षत्रिय की लड़की क्षत्रिय के लड़के के साथ शादी कर सकती है, और ऐसे करके मतलब कि जो परंपरागत जातिगत समाज है उसमें मतलब जाति आधारित अंतर्विवाह ही होते थे। फिर हम बात करते हैं जो हमारे ये एकता और विविधता है, इसमें एकता के कड़ी की बात करते हैं। भारत में एकता की कड़ी,
तो भारत में एकता की कड़ी राजनीति के आधार पर भी हो सकती है, भू राजनीति के आधार पर भी हो सकती है, फिर वहाँ की जो समाज है, तीर्थाटन की संस्था है, समायोजन की परंपरा है और परस्पर निर्भरता की परंपरा है। तो ये सभी कड़ियाँ जोड़ के रखती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक माला है और मोती है, उसको कैसे पिरोया जाए। तो मतलब एक धागे का काम जो करती है, जोड़ने का काम जो करती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तो उस कड़ी जुड़ाव का जो मुख्य तत्व होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं भू राजनीतिक एकता की। इसको मैं सरल शब्दों में बताऊंगा, भू राजनीतिक एकता होती क्या है। जैसे कि भारत को आपने देखा होगा कि भारत के उत्तर में यानी कि एक छोर पर हिमालय है और दूसरी छोर पर खुला समुद्र है। जैसे भारत का हमारा मैप है, उसमें हमारे पास क्या है, एक छोर पर तो हिमालय है और दूसरे छोर पर खुला समुद्र है। राजनीतिक और भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, मतलब अपने जो फैसले हैं वो खुद ले सकता है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करता। और भारत में जो संविधान है वो सभी के लिए एक है, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो पंचायत राज हो, चाहे वो लोकल बॉडीज़ हो। मतलब कहने का मतलब ये है, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो प्रांत हो, जिला हो या कुछ भी हो, उसके लिए एक ही संविधान है। इस प्रकार से जब आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो भू राजनीतिक एकता है वो काफ़ी गहन है। यानी कि आपने एक चीज़ को महसूस किया होगा कि जो संचार साधनों के आधुनिकतम विकास तथा इतिहास के विविध चरणों में घटे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भारत की भूमिगत सीमा पर बसे देशों से सीमा को लेकर चल रहे विवादग्रस्त मुद्दों के प्रकाश में कभी कभी इस एकता पर आँच आने का अंदेशा होता है। यानी कि जो देशों की सीमाएं हैं उससे हमारे देश पर कुछ विवाद चलते रहते हैं और जिसके चलते छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें तीर्थाटनों की संस्था, यानी कि भारत में जो तीर्थ स्थल है, जैसे रामेश्वरम हुआ, महाकालेश्वर हुआ, त्र्यंबकेश्वर हुआ, ये सब जगह यहाँ पर क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं, वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, वहाँ से खरीदारी करते हैं और लोगों से जो सांस्कृतिक बंधुता की भावना है उसका विकास होता है। जैसा कि आपने देखा ही है कि हम जब घर से निकलते हैं तीर्थों पर, तो हम मतलब कि दूसरे या तो दूसरे राज्य में जाते हैं तीर्थ करने के लिए या अपनी राज्य में जाते हैं, तो हमारा जो मिलन होता है वो मतलब कि दूसरे लोगों से होता है। जैसे कि वहाँ पर जो प्रसाद की बिक्री कर रहा है या फिर वहाँ पर रहने के लिए हमें रूम चाहिए, तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक तरह से एक भू सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने का एक साधन के रूप में हम इसे देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें समायोजन की परंपरा का, समायोजन के बारे में आपने सुना ही होगा कि जो हिंदू धर्म है वो बहुत ही लचीला है। इसका उदाहरण भारत में बहुसंख्यों द्वारा अपनाए गए हिंदू धर्म के लचीलेपन की विशेषता है। आपने देखा होगा कि भारत में जो हिंदू धर्म है ये किसी को भी प्रेशराइज नहीं करता कि आप इस परंपरा से चलिए, आप उस परंपरा से चलिए। ये जो है वो सद्भाव की भावना से चलने वाला है। इसमें ये नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म के अंदर एक ही मतलब एक रूपता नहीं मिलेगी आपको कि एक ही भगवान है, आपको उसी को ही मानना है, उससे अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको ये होगा वो होगा, ऐसी किसी भी बातों का उल्लेख नहीं है। आप हमारे पास जो वेद है और ग्रंथ है उन सब में बहुत भगवान, देवी देवता और देवालय है। जैसा कि आपने देखा कि भारत में धर्म भी बहुत है और देवी देवताओं भी, जो हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं भी काफ़ी है, जिससे कि हमारे धर्म में कोई किसी देवता की पूजा करता है तो कोई शैव है तो कोई वैष्णव है, ऐसे करके हमारे धर्म में मतलब काफ़ी लचीलापन देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें परस्पर निर्भरता की परंपरा की, तो एक अब मैं ऊपरी बात करता हूँ एक बार उसकी धर्म के ऊपर उसकी। तो आपने देखा होगा कि दुकान, वहाँ पर दुकानें लगी होती है और उस पर ऐसा नहीं है कि किसी मतलब उसी धर्म के लोगों का प्रभुत्व होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर पारसी जाकर भी सामान बेच सकता है, जैन जाकर भी सामान बेच सकता है, लेकिन उनके जो भाव है वो सकारात्मक होने चाहिए।
और परस्पर निर्भरता की बात करते हैं तो ये सब जानते ही हैं आप कि आदमी आज की समय में एक दूसरे पर निर्भर रहे बिना अपना जीवन मतलब दैनिक दिनचर्या को पूरा नहीं कर सकता। हमें घर से निकलते ही ऑफिस जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए बस की ज़रूरत पड़ती है, फिर उसमें हमें मतलब प्रशासन के तौर तरीक़ों पर चलना पड़ता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो कहीं न कहीं हमें ही नुकसान होता है। मतलब परस्पर निर्भरता की अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है, परंपरा है, वो हमारी संस्कृति में परस्पर निर्भरता की एक अद्भुत परंपरा है। जैसे कि हम बात करेंगे कि हम जैसे कि मुझे अगर मटका चाहिए तो मैं कुम्हार के पास जाऊँगा, अगर मुझे लोह का कोई उपकरण या बर्तन चाहिए तो मैं लोहार के पास जाऊँगा, अगर मुझे कोई आभूषण खरीदना है तो मैं सोनार के पास जाऊँगा। इस तरह से मेरा जो है दैनिक दिनचर्या चलती है। तो ये एक आपसी जो है आश्रय है जिसके लिए हम यजमान शब्द का उपयोग करते हैं, यानी कि सेवाएँ, वस्तुएँ और ये सब चीज़ें हमें वो प्रदान करते हैं। इसे हम यजमानी संबंध कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे अगर हम बात करें सारांश की तो सारांश में आपने विविधता का अध्ययन किया। विविधता क्या है? समूह के बीच पारुरूपित अंतर, फिर सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएँ, एकरूपता का अभाव। एकरूपता का अभाव मैंने आपको बता ही दिया था। फिर एकता का तात्पर्य। एकरूपता का अभाव आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि भारत के लिए मतलब विभिन्न प्रकार के भिन्न-भिन्न तरह के धर्म हैं, सभी को अपनी धर्म मानने की मतलब आज़ादी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको भारत के अंदर एकरूपता दिखाई देती हो। भारत के अंदर विविधता दिखाई देती, चाहे वो भाषाई हो, चाहे वो जातीय हो, चाहे वो धार्मिक हो या चाहे प्रजातीय हो। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत के अंदर जो है धार्मिक जो संस्थाएँ हैं, जो हमारी धार्मिक संस्था है वो भी काफ़ी मतलब अच्छा रोल प्ले करती है कि आप लोग वहाँ पर जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से नो एंट्री मिले। आप चाहे किसी भी धर्म के हैं, आप वहाँ पर जाकर के दर्शन कर सकते हैं। आपसे कोई वहाँ पर आपकी आइडेंटिटी नहीं पूछता। उसके बाद हम इसकी इकाई 2 की बात करते हैं, बदलता भारत। आप सबको पता है कि समय के अनुसार सभी चीज़ें बदलती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो कोई जीव हो, सभी की चाहे वो शारीरिक क्षमता की बात हो, शारीरिक संरचना की बात हो, चाहे वो मानसिक क्षमता की बात हो, बौद्धिक क्षमता की बात हो, चाहे वो आधुनिक परिवर्तन हो या भौतिक हो, मानसिक हो, सब परिवर्तन सभी चीज़ों में परिवर्तन होते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो हम बदलता भारत में क्या-क्या पढ़ेंगे, हमारा इस इकाई की रूपरेखा क्या रहने वाली है, तो इसमें सबसे पहले हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, फिर प्रस्तावना क्या होगी, फिर सामाजिक परिवर्तन का अर्थ तथा प्रकृति, सामाजिक परिवर्तन के 3 आयाम और ये सब हम यहाँ पर रीड आउट करेंगे। हमारा यहाँ पर उद्देश्य क्या रहेगा कि सामाजिक परिवर्तन के अर्थ क्या-क्या है, प्रकृति की व्याख्या करेंगे और परिवर्तन के सिद्धांत तथा परिवर्तन की अवधारणाओं के अध्ययन से भारत में परिवर्तन के स्वरूप तथा प्रतिक्रियाओं का वर्णन कर सकेंगे। उन कारकों का परीक्षण करेंगे जो भारतीय समाज में परिवर्तन का कारण है और इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। तो ये जैसे कि खंड 1 की इकाई 2 है। प्रस्तावना है मतलब भारत जो हमने ऊपर पढ़ा है विविधता वगैरह वो सब चीज़ें हम यहाँ पर एक बार फिर से रीड आउट करेंगे। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ तथा प्रकृति। सबसे पहले हमारे जो ये रहेगा इसका बिंदु रहेगा वो रहेगा सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है, मतलब सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसका अर्थ क्या है और इसकी प्रकृति कैसी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि परिवर्तन एक व्यापक अवधारणा है। ये किसी मतलब एक विशेष चीज़ के लिए नहीं है, ये सभी के ऊपर लागू होती है और यदि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन सदैव होते रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है, यहाँ पर मौसमें, ऋतुएँ
और मतलब मैंने बताया आपको कि जीवों के साथ साथ प्रकृति में भी परिवर्तन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर बढ़ रहे हैं और पेड़ वैसे के वैसे खड़े हैं। मतलब पेड़ों में भी परिवर्तन हो रहा है, आप में भी परिवर्तन हो रहा है। किसी में परिवर्तन आपको क्षणिक दिख जाता है, किसी में परिवर्तन के लिए काफ़ी समय लगता है। और जैसे कि आपने देखा है कि आपके मतलब बौद्धिक क्षमता का विकास देखोगे आप, तो बौद्धिक क्षमता का विकास जैसे कि आपके मूल्यों में परिवर्तन है। छोटा बच्चा है, उसको अगर हम कहेंगे कि डोंट टच इट, मतलब हम उसको बोलेंगे इसको नहीं छूना, तो वो उसको ज़रूर छुएगा, क्योंकि उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास अभी नहीं हुआ है, इतना विकास नहीं हुआ है। और वही बच्चा जब मैच्योर हो जाएगा 10-12 साल का, अगर हम उसको कहेंगे भाई इसको छूना नहीं है, तो उस बात पर गौर करेगा। यानी कि विकास आर्थिक भी होता है परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं, और इस तरह से भौतिक परिवर्तन भी होते हैं। तो अगर हम बात करें सामाजिक परिवर्तन के आयामों की, तो ये 3 हैं। सामाजिक परिवर्तन के जो आयाम है वो 3 आयाम है। सामाजिक परिवर्तन सामान्य परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है, और इसकी जो गुणवत्ता में परिवर्तन है, इससे कोई संबंध नहीं है। मतलब इसकी गुणवत्ता में परिवर्तन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई संबंध नहीं है सामाजिक परिवर्तन में। अगर हम बात करें समाज में होने वाले परिवर्तन संस्कृति में होने वाले परिवर्तन से जुड़े होते हैं। आपने देखा कि जो समाज में परिवर्तन होते हैं वो संस्कृति में होने वाले परिवर्तन से सीधे जुड़े होते हैं। उसके बाद जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी-कभी जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन है, उन्हें हम मतलब कि संस्कृति परिवर्तन भी बोल सकते हैं। और जो समाजशास्त्री है, वो सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन को अलग-अलग मानते हैं। जैसा कि हमने देखा कि हम संस्कृति परिवर्तन को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन बोल सकते हैं, लेकिन समाजशास्त्री इन दोनों को अलग-अलग देखता है। जैसे कि कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है सामाजिक परिवर्तन क्या है? उनके हिसाब से मानना है कि मनुष्य के व्यवहार में आने वाले परिवर्तन, यानी कि उनके ज्ञान का जो ज्ञान में बदलाव हुआ है, उनका ज्ञान अच्छा हुआ है या ज्ञान में बढ़ावा हुआ है, उनके विचार अच्छे हुए हैं या बुरे विचार हुए हैं, उनकी कला अच्छी हुई है, उनके धर्म, मतलब उसके जीवन में जितने भी सांस्कृतिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को हम यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। उसके बाद अगर बात करें सामाजिक परिवर्तन की, तो सामाजिक परिवर्तन की गति संभावनाएं सदा एक जैसी नहीं रहती। कभी छोटे स्तर के परिवर्तन होते हैं तो कभी बड़े स्तर के परिवर्तन होते हैं, और प्रशासनिक संगठनों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रहती है। जैसा कि आपने देखा कि जो प्रशासनिक संगठन होते हैं उनके अंदर सभी चीज़ें केंद्रीकृत होती हैं। और जैसे कि देखा होगा कि कभी-कभी समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, अगर उनको सरकार अच्छी नहीं लगी तो वो सरकार को उखाड़ फेंक देते हैं, और जहाँ पर जनसत्ता रहती है, मतलब कि जहाँ पे लोकतंत्र रहता है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें आमतौर पर होती रहती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि जो परिवर्तन है, जो उनके विकास है, वो अलग-अलग तरह के और अलग-अलग गति से होते हैं। जैसे कि आपने देखा है माचिस पर हम तिल्ली रगड़ते हैं तो आग जलती है, परंतु उसका प्रभाव सीमित भी रह सकता है, और उससे आग लगा दी जाए तो असीमित प्रभाव। मतलब अगर किसी चीज़ को आप किस जगह यूज़ कर रहे हैं और कैसे यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ही मतलब मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो एक माचिस जला दिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो सीमित है कि उसकी जो इतनी लकड़ी है छोटी सी, वहाँ तक जलकर रह जाएगी। अगर आपने उस माचिस को जलाकर किसी बारूद में लगा दिया या कहीं ऐसे लकड़ी के ढेर में लगा दिया, तो वो आग बहुत ज़्यादा असीमित प्रभाव छोड़ सकती है। जैसे कि आपने देखा इसकी कुछ संबंधित अवधारणाएं हैं, जैसे कि क्रमतर विकास में सत्ता होती है और परिवर्तन एक दिशा भी है। यह मात्र वृद्धि नहीं है, वृद्धि से कहीं अधिक है। वृद्धि में परिवर्तन आकार गुणवत्ता में होता है, क्रमतर विकास में आकार के साथ साथ संरचना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो क्रमतर विकास है वो सत्ता होती है, मतलब वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। और अगर आप देखोगे तो ये इसको हम वृद्धि नहीं बोल सकते,
ये वृद्धि से कहीं अधिक है। इसकी संरचना में भी परिवर्तन हो रहा है, इसकी गुणवत्ता में परिवर्तन हो रहा है। और मतलब कि जैसे कोई कंपनी है, उसमें अगर आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, आपको उत्पादक क्षमता बढ़ानी है, तो आपकी जो क्वालिटी है उसको आपको और बेहतर करना पड़ेगा, जिसके साथ साथ आपकी जो संरचना है उसमें परिवर्तन होंगे, उसमें विकास होगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्रगति के अंदर परिवर्तन एक विशेष दशा में होता है, जैसे कि हमने बताया, और दिशा लक्ष्योन्मुख होती है। मतलब जैसे कि अगर हमें इतना 10 मशीनें बनानी है और हमारे पास जो मशीन की कैपेबिलिटी है वो एक दिन में सिर्फ 3 मशीनें ही बना सकती है, तो हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, और मशीनों को लाना पड़ेगा उन मशीनों को बनाने के लिए, और हमें और जो है श्रम सुधार करने पड़ेंगे, बंदों की भर्तियाँ करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो जो भी परिवर्तन है वो विशेष दिशा में होता है, अगर दिशा लक्ष्य उन्मुख है। मतलब अगर दिशा को आपने लक्ष्य दे रखा है तो वो ज़रूर जो लक्ष्य है सही दिशा में जाएगा आपका। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है समाजशास्त्री सिद्धांत तथा सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा। जब हम समाजों के क्रमतर विकास और विकास की बात करते हैं, यानी कि समाजों के अंदर क्रमतर विकास, स्टेप बाय स्टेप जो विकास होता है और विकास की बात करते हैं, तब हमारा अभिप्राय यह बताना होगा कि मनुष्य आंतरिक रूप से जुड़े होते हैं और वे अपने समाज में निरंतर परिवर्तन को महसूस करते हैं, बल्कि स्पष्ट दिखता है। जैसे कि आपके गांव में कोई जैसे कि रोड बन रहा है, स्ट्रीट लाइटें लग रही है, तो उससे आपके गांव में मतलब एक विकास दिखाई देगा। जैसे कि अगर आपके गांव में स्ट्रीट लाइट लग गई तो आपका जो जीवन है वो बेहतर हो जाएगा, आप रात को भी गांव में आराम से आ जा सकेंगे और कोई भी आपको हार्म नहीं होगा। अगर आपके गांव में रोड अच्छे हैं तो आपके गांव तक काफ़ी जो आयात निर्यात के साधन बढ़ जाएंगे और लोग आपके गांव में आना जाना शुरू कर देंगे, जिससे कि आपकी जो स्थिति है वो बेहतर हो जाती है। और अगर हम बात करें विकास तथा परिवर्तन अंतर्निर्मय है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो विकास तथा परिवर्तन है वो अंतर्निर्मय है तथा परस्पर संबंधित भी है। तो इसमें जो कूम थे, स्पेंसर थे, दुर्खिम थे, वेबर तथा मार्क्स थे, उसने अपने मतलब विचार दिए। अगर हम बात करें ऑगस्ट कॉम्ट की, तो वो समाजशास्त्री थे और उसने सामाजिक परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया। औद्योगिक क्रांति के आरंभिक वर्षों में घटित हुए थे। मतलब औद्योगिक क्रांति आई थी तो ऑगस्ट को कॉम्ट ने जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे उन्हें समझने का प्रयास किया था कि विकास जो ये परिवर्तन हो रहे हैं वो विकास मूलक प्रगति के प्रतीक थे। उसने ऐसा मतलब महसूस किया। विकास की प्रक्रिया अपने अंदर परिवर्तन के अनेक चरणों को समेटे रहती है। जो विकास जब धीरे धीरे होता है तो उसमें परिवर्तन के बहुत चरण होते हैं। जैसे कि आज यहाँ पर रोड बन गया, फिर धीरे धीरे वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगती है। स्ट्रीट लाइट लगने से वहाँ पर जो परिवहनों का आना जाना होता है। जब परिवहनों का आना जाना होता है तो वहाँ पर लोगों का आना जाना होता है। लोगों का आना जाना होगा तो वहाँ पर व्यापार की संभावनाएं बढ़ेगी। व्यापार की संभावनाएं जब बढ़ेगी तो लोगों के जो आर्थिक सुख है उसमें बढ़ोतरी होगी, और आर्थिक सुख में जब बढ़ोतरी होगी तो मानव एक अच्छा खुशहाल जीवन जिएगा। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ऑगस्टस ने अपने इसमें लिखा है कि जो विकास रहता है उसमें काफ़ी स्टेप्स होते हैं। और जब बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने मानव समाज की तुलना शारीरिक संरचना से की है और यह माना है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास अंदर से होता है उसी प्रकार सामाजिक विकास भी समाज के अंदर से ही होता है। उनके विचार में सामाजिक संस्थाएं जीवित मानव शरीर की तरह होती है, इसलिए जैसे जैसे समाज का आकार बढ़ता है उसकी संरचनात्मक जटिलता भी बढ़ जाती है। स्पेंसर ने समाज और जीवधारी के बीच, सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के बीच समानता को प्रतिपादित किया है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो मानव समाज है वो भी शारीरिक संरचना की तरह ही है। अगर आप अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे मतलब उसकी जो क्षमता है वो कम होने लगेगी। इसी तरह से सामाजिक विकास भी है, वो भी समाज के अंदर से ही होता है। अगर समाज ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको आप समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए है कि आपको अपनी समस्याओं को बढ़ने नहीं देना है और उसका जो है आपको हल ढूंढ के रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें एमिल डिखाइम की, तो ये प्रसिद्ध समाजशास्त्री सामाजिक विकास को उन्नति परक योजना के अंतर्गत मानते थे। जो सामाजिक विकास अगर आप कर रहे हैं तो ये उन्नति परक योजना के
अंतर्गत रहेगा। वे सामाजिक अखंडता की बात करते हैं। सामाजिक अखंडता से उनका अभिप्राय है कि समाज के अंदर मौजूद नैतिक विश्वासों तथा विचारों से है, जो सामाजिक जीवन में समानता को रेखांकित करते हैं। सामाजिक विकासवादी की तरह वे भी यह मानते हैं कि पूर्व औद्योगिक समाजों में जो अखंडता विद्यमान थी, वह उनमें रहने वाले मनुष्यों के बीच सहमति तथा पहचानने के कारण थी, जबकि उत्तर औद्योगिक समाजों में अखंडता समाजों में मौजूद अनेक प्रकार की विभिन्नता व मतभेदों टकराव को सहन करने की सहमति से प्राप्त होती है। पूर्व औद्योगिक समाजों में श्रम विभाजन जैसे कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। जो पहले औद्योगिक समाज थे उसमें श्रम विभाजन जैसी कोई चीज़ें नहीं हुआ करती थी। बस आधुनिक समाज में श्रम विभाजन न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा, बल्कि यह अत्यधिक विशिष्टताओं के साथ अपनी श्रेणियों में विभक्त होता हुआ अपने महत्व को प्रदर्शित करता है। डर्कहाइम का विचार था कि सामाजिक परिवर्तन समाज में नैतिक मूल्यों में आने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं। नैतिक अनुबंधों को वह सामाजिक अखंडता का आधार मानते हैं। डर्कहाइम सामाजिक विकास की प्रक्रियाओं पर विशेष रूप से जोर देते थे। उनके अनुसार समाजों के कार्य करने के तरीकों में जो परिवर्तन आते हैं, वे अंततः सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनका समग्रता के साथ वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें मैक्स वेबर की, तो मैक्स वेबर ने पूंजीवाद के अध्ययन के संदर्भ में सामाजिक विकास और सामाजिक परिवर्तन पर विचार किया। मतलब जितने भी ये विद्वान हुए हैं, उन्होंने यही बात बोली है कि सामाजिक विकास बहुत जरूरी है। सामाजिक परिवर्तन पर विचार किया जाना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास पर काम करना चाहिए। जो विकास की प्रक्रिया है वो प्रमुख भूमिका होती है। आप किसी भी चीज़ का विकास करेंगे तो उससे आपका विकास होगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में बताया था कि अगर आपके गांव में रोड बनता है, स्ट्रीट लाइट लगती है, लोगों का आना जाना होता है और फिर वहाँ पर व्यापार आता है, फिर आपकी जो आर्थिक शक्ति है वो बढ़ती है। इसके बाद अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स जो थे और उसके साथ जो फ्रीडरिश एंगल्स, डर्कहाइम और मैक्स वेबर के ठीक विपरीत यहाँ तर्क देते हैं। कार्ल मार्क्स ने इन दोनों तीनों के विपरीत अपना तर्क दिया है। कहा है कि समाज में परिवर्तन और विकास की प्रवृत्ति धीमी और क्रमतर विकास की नहीं है, अपितु यह समाज में वर्गों के हितों के द्वंद्व से चिन्हित है। इन्होंने समाज की उत्पादकता, संभावनाओं तथा इसके सदस्यों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के वितरण के बीच असमंजस्य की चर्चा की है। अतः इन विद्वानों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन समाज में मौजूद विभिन्न वर्गों के बीच टकराव के कारण घटित होते हैं। इसने कहा है कि जो हमारे कार्ल मार्क्स है, उन्होंने कहा है कि जो सामाजिक परिवर्तन है समाजों में मौजूद विभिन्न वर्ग की, जैसे कि एक वर्ग हो गया जो मतलब ज़्यादा सैलरी पा रहा है, एक वर्ग हो गया जो उससे थोड़ी कम सैलरी पा रहा है, जबकि जो मजदूर लोग हैं वो ज़्यादा काम करते हैं, उनको सैलरी उनके शारीरिक कार्य के आका जाए तो वो बहुत कम सैलरी होती है, जिससे क्या होता है कि उनके बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जो कार्ल मार्क्स कहते हैं। और ये परिवर्तन लगातार नहीं होते हैं। टकराव जब घटित होंगे तो समाजों में परिवर्तन लगातार नहीं होते, ना ही विकास मूलक होते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास के मूल में जो शक्ति काम करती है वह वर्ग संघर्ष से पैदा होती है। उसके बाद अगर हम बात करें विकास और परिवर्तन आधुनिकीकरण के रूप में, जो विकास और परिवर्तन है वो कैसे आधुनिकीकरण के रूप में है। विकास और आधुनिकीकरण पर विल्बर्ट ई मूर तथा डेविड मैक्लेलैंड के विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इसी संदर्भ में आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आलोचकों के मत जान लेना भी जरूरी है। विल्बर्ट मूर ने 1951 में अपने विचार दिए थे कि पूर्व आधुनिक समाज का प्रौद्योगिक आधारित सामाजिक संगठन में बदल जाना सामाजिक परिवर्तन का बड़ा उदाहरण है। मूर की अगर हम बात करें तो औद्योगिकरण के लिए सामान्य स्थितियां जिम्मेदार होती है, इसमें जिनमें जीवन मूल्यों में परिवर्तन, संस्थानों में परिवर्तन, संगठनों परिवर्तन तथा प्रोत्साहन व प्रेरण की स्थितियां विशेष रूप से शामिल है। डेविड मैक्लेलैंड की बात करें तो मैक्स वेबर की तरह मैक्लेलैंड भी इस बात पर जोर देते हैं कि समाज व संस्कृति के अंतर्निहित घटक जैसे जीवन मूल्य, व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं उनके निर्यात को आकार प्रदान करते हैं। इस प्रकार से समाज में मौजूद पिछड़ापन, गरीबी, कुपोषण आदि समस्याएं व्यापक रूप से पारंपरिक और गैर पारंपरिक विचारों से जुड़ी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिकीकरण के सिद्धांत की समीक्षा, जो ए.जी. फ्रैंक ने 1967 में विल्बर्ट मूर तथा डेविड
मैक्लेलैंड के आधुनिकीकरण के सिद्धांत की नीति के परिप्रेक्ष्य में से स्थिति को स्पष्ट करने में अपर्याप्त है, क्योंकि वे विकासशील देशों की सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति की प्रक्रियाओं को परिभाषित करने में असमर्थ है। वे केवल पश्चिमी दुनिया के विकसित देशों के विकास मॉडल को आधार बनाते हैं, और जो एजी फ्रैंक है वो पश्चिमी के विकास मॉडल को खारिज करते हुए कहते हैं कि पश्चिमी देशों की तरह आर्थिक विकास की नीतियां लागू करने और लोकतांत्रिक प्रणाली सुधार करने के बावजूद यह संभव नहीं है कि दुनिया के सभी समाजों का विकास हो जाएगा। ये बोलते हैं कि अगर आप जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने जो मॉडल को अपनाया, अगर आप उस मॉडल को अपनाओगे, लोकतंत्र जैसे उन्होंने लोकतंत्र को अपनाया आप अपनाओगे, तो जरूरी नहीं है कि आपका विकास हो। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक। अगर हम दोनों शब्दों की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन का इन दोनों में विस्तृत प्रयोग किया जाता है। किसी भी समाज में ढांचे और क्रिया में रूपांतरण के लिए सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक परिवर्तन अंतर्निहित है। यानी कि सामाजिक परिवर्तन जब होता है तो उसमें सांस्कृतिक परिवर्तन उसके अंदर होता ही होता है। सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक परिवर्तन जैसे कुछ परिवर्तनों को छोड़कर बाकी सभी तरह के परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन समाजशास्त्रियों ने एक निश्चित परिभाषा देने के लिए संघर्ष किया। सामाजिक परिवर्तन का मतलब है सामाजिक संस्थानों, लोगों के व्यवहारों, सामाजिक संबंधों, समुदायों और समाज के स्वरूपों और प्रवृत्तियों में संशोधन और अथवा सुधार किया जाए। इसके बाद हम इसके अंतर्गत संरचनात्मक परिवर्तन आते हैं, अर्थात समाज के जो संस्थान है, समाज की जो संरचना है व्यापक रूप से परिवर्तन संरचना के परिवर्तन में सीमित हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में सामाजिक परिवर्तन की स्थिति। तो भारत बदल रहा है, इस बात का एहसास भारतीय समाज में आने वाले अंतरों को रेखांकित करने से हमें पता चलेगा। जैसा कि हमने नीचे दिया हुआ, भारत में परिवर्तन के कारण, भारत में परिवर्तन क्यों हुआ, क्या कारण रहे कि भारत में परिवर्तन हुआ। भारत में जैसे देखा होगा कि कौन कौन से कारण मौजूद है जिस कारण भारत को बदलना पड़ा। भारत अब तक दुनिया में जो सबसे अलग देश माना जाता रहा है, इसकी दो बड़ी वजह है। एक तो भारत का परंपरागत समाज, दूसरी जातिवाद। यानी कि भारत का जो परंपरागत समाज है और दूसरी जो इसकी जातिवाद है, इसके कारण भारत को दुनिया में सबसे अलग देश माना जाता है। भारत में सांस्कृतिक और संरचनात्मक परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं, इनके पीछे कारण मौजूद है। उसके बाद जैसे कि आपने देखा है कि भारत के अंदर विभिन्न भिन्न जातियों के लोग और प्रजातियां पाई जाती है, और जैसे कि आपने देखा है कि भारत में आज भी जो अंग्रेजों की जड़ें थी वो मौजूद है। उपनिवेशीकरण की यह विशेषता होती है कि किसी देश पर शासन करने वाले लोग उस देश को जीतने के बाद वहाँ के लोगों और संसाधनों को पूरी तरह से कब्जा जमा लेते हैं और उनका शोषण करते हैं। जैसा कि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा जमा लिया था, उनके सभी संसाधनों का शोषण करना शुरू किया, और इस तरह से ये पूरा मतलब उनके भारत में कैसे क्या हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भारत में पश्चिमीकरण की लहर का आरंभ होना, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का लागू होना, मतलब भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए देखे जाएंगे तो भारत में जो वेस्टर्न कल्चर था उसका आरंभ होना, फिर जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम था उसका लागू होना, और औपनिवेशिक काल में ही जो भारत में जो आधुनिकरण की इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो नींव पड़ी थी। तो इसके बाद आपने देखा होगा कि भारत में पश्चिमी शिक्षा के विस्तार के कारण देश का बौद्धिक विकास हुआ, भारत की सोच उदारता आई, मध्यम वर्गों का उदय हुआ, लोग अंग्रेजों की तरह कपड़े पहनने लगे, उनकी तरह देखने लगे, खाने पीने ढंग से उनकी तरह खेल खेलने लगे। जैसे कि आप ये आज भी देख सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय गेम है वो हॉकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय जो लोगों का गेम है वो क्रिकेट है, जो कि ब्रिटिशर की देन है। और अगर हम बात करें भारत में धर्मनिरपेक्षता की, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी धार्मिक सीमा में कैद न रहना। जब व्यक्ति की सोच आधुनिक हो जाती है तो वह धैर्य और आधार पर सोचना बंद करने लगता है और उसके तर्क आधार पर सोचना आरंभ करता है। मतलब एक आदमी रहता है जो तार्किक बातें करता है, उसके अंदर पेशेंस आता है और वो उन सब चीज़ों को धर्म से जोड़कर कभी नहीं देखता।
औद्योगिकरण और नगरीकरण। तो आज़ादी के बाद भारत में औद्योगिकरण प्रक्रिया तेज़ हुई, क्योंकि भारत से जैसे ही अंग्रेज़ गए तो भारत में औद्योगिकरण प्रक्रिया का तेज़ होना स्वाभाविक था, क्योंकि उनको अपनी देश का विकास करना था। जो वहाँ पर सरकार थी उस बनी नहीं थी, बट वहाँ पर जो लोग थे उन्हें अपने देश का विकास करना था और देश को आगे लेके जाना था, ताकि ये ना रहे कि अंग्रेज़ चले गए और भारत मतलब कि और पीछे चला गया। तो जैसे कि आप देख रहे हो, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये लोकप्रिय नाम है और इन प्रविधियों ने समाज को पूरी तरह बदल डाला। आर्थिक विकास और आर्थिक सुधार की ओर भारत तेज गति से आगे बढ़ा। भारत में नई अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने के पहला चरण उदारीकरण है, यानी कि अगर आप अपनी नीतियों में, सरकार अपनी नीतियों में उदारीकरण रखती है तो जो बाहर के देश है उनको आपके देश में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। आपके देश के जो आयात निर्यात है उसमें मतलब काफ़ी आसानी रहती है, और जो बाहर के विदेशी लोग हैं वो आपके देश में पैसे लगा सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं और अपना माल यहाँ पर बेच सकते हैं। और जब आप किसी देश के लिए लिबरलाइज हो जाएंगे तो वो कंट्री भी आपको इस चीज़ का फ़ायदा देगी। और ज़्यादा लिबरलाइजेशन भी ठीक नहीं है, वरना फिर जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते दामों में मिलेंगे, सस्ते दामों में नहीं बेच पाओगे, उससे सस्ते कोई बाहर का जो देश का बंदा है वो बेच के चला जाएगा। और 1990 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा गई थी, लगभग ढहने के कगार पर थी। तत्कालीन भारत सरकार ने 1990 में आर्थिक सुधार लाने के लिए नई आर्थिक नीतियों की घोषणा की, कंपनियों के लिए बाजार खोल दिए, जो मैं लिबरलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वैश्वीकरण की अगर हम बात करें तो एक देश में पैदा होने वाली चीज़ें का दूसरे देश में बेचने की खुली सुविधाएं प्राप्त होना, मतलब ये सब वही है कि आपका जो चीज़ है वो दूसरे देशों में बिके। उसके बाद बात करते हैं हम वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये सब हो गया। फिर संचार, मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें तो ब्रिटिश शासनकाल में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का इतना विकास नहीं हो पाया था। उस समय केवल टेलीग्राफ, डाक सेवाएं, टेलीफोन, रेडियो, सिनेमा और प्रिंटिंग तकनीक का ही विकास हुआ था। लेकिन इन सभी प्रौद्योगिकियों के विकास में भारत में एक नई चेतना का विकास किया और इन संसाधनों का उपयोग भारत के लोगों ने ब्रिटिश शासन से आज़ादी प्राप्त करने के लिए किया। भारत में जो आपने देखा होगा कि जो टेलीविज़न है आज़ादी के आरंभिक दशकों में आया था, सरकार को उस पर सीधा अधिकार प्राप्त हुआ, जिसे सरकार ने प्रबल राजनीतिक सांस्कृतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, अपने विचार लोगों के सामने रखे और सरकार के जो प्रोपेगेंडास थे वो उनके सामने बताए कि हम अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये करेंगे वो करें, और इस तरह से मतलब राजनीतिक जो लोग थे उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। सामाजिक आंदोलन की बात करें तो सामाजिक आंदोलन का भारतीय समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा है। पहले आपने देखा होगा कि सामाजिक आंदोलन ऐसे हालात में प्रारंभ हुए थे जिसे सहन करना मुश्किल हो रहा था। मनुष्य का सामूहिक अभियान जो खास विचार से आंदोलित होता है तथा किसी खास उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, जैसे कि हमने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, आंदोलन किए गांधी जी ने, और ये सभी आंदोलन मतलब कि हमें आज़ादी दिलाने में, जैसे भगत सिंह थे उन्होंने मतलब अपना बलिदान दिया, ये सब आंदोलन हमें आज इस खुली हवा में सांस लेने का जो है हक प्रदान किए। दूसरी बार फिर हम बात करते हैं विधवा विवाह का आंदोलन हुआ, स्त्री प्रथा के खिलाफ आंदोलन हुआ, ये सब चीज़ें मतलब चलती रही। तो इसी तरह से हमारी जो दोनों इकाइयाँ है इसमें हमने मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। फिर हम बदलता भारत में चुनौतियाँ व प्रतिक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी जब अच्छा कार्य करने जाता है तो उसको चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है। तो भारत एक विकासशील देश है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है, जिसमें हमेशा गति विद्यमान रहती है। ये चीज़ें वक्त के साथ यहाँ पर बदलती रहती है। समाज का जो परंपरागत ढांचा है वह आर्थिक विकास के अनुकूल है ही नहीं। जैसा कि आप देख पाते हैं कि जो यहाँ पर आर्थिक विकास है वो ऊपर की तरफ जाता रहता है विकासशील देशों में, मतलब बढ़ाने की कोशिश करते हैं और नए नए उपकरणों का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, देश की जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इन सब चीज़ों में चलता रहता है। फिर अगर हम बात करें कि भारत उपनिवेशी शासन को झेलने वाला एक ऐसा देश है जिसे लंबे समय तक उस शासन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वाधीनता आंदोलन चलाना पड़ा, मतलब उसको आज़ादी के लिए स्वाधीनता आंदोलन चलाने पड़े। परिवर्तन आवश्यकता भारतीय समाज में उस समय अंतर्निहित थी
जब भारत को आज़ादी मिली। तो सिंह 1996 में तर्क दिए थे कि जो सामाजिक बदलाव का दौर चला वह एक खास सोच से प्रेरित था, खास लक्ष्य था उसका कि जो उसके परिवर्तन थे उसके बाद भी नहीं रुकना है, इसमें गति विद्यमान रहेगी और परिवर्तन व क्रमतर विकास का पर्याय है। मतलब कि जो विकास है, विकास तो होगा लेकिन विकास किस तरह का होगा, वो क्रमतर विकास होगा। यानी कि इसमें काफ़ी तरह के विकास होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ, वो सब आप जानते हैं, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो सबको ये लग थी कि हम मतलब पिछड़ ना जाए, हमें अपने देश को आगे लेके जाना है। और ग्रामीण भारत में परिवर्तन, ग्रामीण भारत में परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज़ादी के बाद भारतीय समाज तेज़ी से विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों के दौर से गुजरा। भारतीय सरकार ने आरंभ में कृषि में सुधार की कोशिश की, बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त किया, सती प्रथा को समाप्त किया, लोगों में विश्वास फैलाया, लोगों को शहरों की तरफ खींचने का कार्य किया, सड़कें बनाई। जैसा कि आप देखते हैं कि मतलब देश में काफ़ी कुछ जो खेती को उन्नत करने के लिए, नौकर पैसा देने के लिए और गरीबी को कम करने और पिछड़ेपन को मतलब लोग जो पिछड़ गए हैं उनको साथ ले चलने के लिए कदम उठाए। और जो किसान भाई आत्महत्या कर लेते हैं उनके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन मिला और उन्होंने मतलब अपने जीवन को अच्छे से जिया। इस तरह से इसमें वो किसानों ने भी भाग लिया जिन्होंने खेती करना बंद कर दिया था। और जैसे जैसे जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने भी अपना मतलब कि खेती करना दोबारा शुरू कर दिया था। नगरीय क्षेत्रों में प्रयोग, नगरीय क्षेत्रों में जैसे मैं बता रहा हूँ, नगरीय क्षेत्र जो होते हैं वो देखा होगा कि आपने बाह्य क्षेत्रों में इमारतें बनती देखी होगी। तो नगरों के जो आकार होते हैं, संरचना होती है, इनमें निरंतर परिवर्तन चलते रहते हैं। इसमें जैसे रहने के लिए घर चाहिए, प्लाट चाहिए और वो लोग क्या करते हैं जहाँ पर संचार स्थिति अच्छी हो, मीडिया की फैसिलिटी हो, सड़क हो, रोड हो, नगरीय व्यवस्था के हमारे पास यही है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छे हो और स्कूल व्यवस्था हो। और ऐसे ऐसे मतलब हमारे जो महानगर हुए हैं जिन्होंने मतलब कि महानगरों को बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें, बहुमंजिली इमारतें बनाने को प्राथमिकता दी है। अगर हम देखें तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्रय विक्रय केंद्रों और बाजार परिसरों का स्तर अंतर्राष्ट्रीय सत्रों की ओर होता जा रहा है। प्राइवेट कंपनियों का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकारी हस्तक्षेप कम होता जा रहा है। जैसे जैसे सरकारी हस्तक्षेप, यानी कि जब आप लिबरलिज्म देंगे किसी भी देश को तो वो मतलब वहाँ पर एमएनसी कंपनियाँ आएगी और जो सरकारी हस्तक्षेप है वो कम होगा। क्योंकि अगर वहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप कर दिया जाएगा तो उस जो व्यवसायी है उसे काम करने में दिक्कत होगी और वो फिर अपने आप को यहाँ पर आज़ाद महसूस नहीं करेगा। उसको लगेगा कि मैंने कहाँ पैसा लगा दिया। इसलिए यहाँ पर जैसे जैसे हमारा सरकार का जो ताका झाकी नोक झोंक कम होता है तो देश में जो भारी कंपनियां हैं उसका आवागमन ज़्यादा होता है और जिससे कि हमारे देश की विकास बढ़ता है। जैसा कि आपने देखा कि भारत बदल रहा है, तो भारत बदलने की अवधारणा यही है कि भारत धीरे धीरे, भारत एक विकासशील देश है और धीरे धीरे वह अपने जो विकास की नींव को छू रहा है। और इसमें हमने विकास कौन सा बताया है? हमने इसमें विकास बताया है कि जो भारत है वो क्रमतर विकास में मुख्य रूप से कार्य कर रहा है। क्योंकि क्रमतर विकास में मैंने जैसे पहले बता दिया आपको कि क्रमतर विकास एक ऐसा विकास है जिसमें बहुत से विकास छिपे होते हैं। और इस जो हमारा खंड 1 था, इसके जो दोनों टॉपिक थे हमने आज कवर कर दिए हैं और मैं आशा रखूँगा कि आपको समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।